हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी इन्वायरमेंट प्लस करंट अफेयर प्लस ज्योग्राफी की, उसका ये पार्ट 12 है। पार्ट 11 तक हमारे हो चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर सर्च करना है, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 11 तक मिल जाएंगे। ये लेक्चर नंबर 12 है। ये जो करंट अफेयर्स प्लस इन्वायरमेंट है वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। परीक्षा चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर नेट हो, सेट हो, टेट हो, यूपी टेट, सी टेट, या अन्य कोई भी परीक्षा किसी भी स्टेट से रिलेटेड, उसके लिए सभी के बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी परीक्षा के लिए इसको देख सकते हैं। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जीएस बाय ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर जाकर। जीएस बाय दिवाकर जब सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप ये नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ से आपको पीडीएफ एंड क्लास लिंक पर डे मिल जाएगा। ठीक है, तो कल तक हमने आप कवर किया था, यहाँ तक कल तक हमने कवर कर लिया था। ये सब कल हमारा हो गया था। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ से आज शुरू करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वह जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है आपका, हरित गृह गैस नहीं है। कौन सी हरित गैस को इफेक्ट नहीं करती है, वो कौन सी गैस नहीं है, तो ये नाइट्रोजन है, वो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस से संबंधित गैस नहीं है। ये आपका पूछा गया था कहाँ पे, यूपी पीईटी जो हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था। देश में कौन सा 2020 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था। CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक कौन सा देश किया था, चीन ने किया था। हरित गृह प्रभाव क्या है, ये प्रभाव होता क्या है, तो ये वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, जो कि भूमंडलीय यानी कि जो तापमान बढ़ जाता है, उसी को हरित गृह प्रभाव या फिर वैश्विक ताप वृद्धि में बोला जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, पेरिस में हुआ था आपका। कॉप का फुल फॉर्म कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई। पहली जलवायु परिवर्तन पर कब की गई थी, तो 2008 में की गई थी ये। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है, तो वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है, ये इसका प्रभाव होता है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। जलवायु जो परिवर्तन होता है उसके लिए क्या कारक हैं, तो जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होता है उनका अधिक से अधिक जलाना, तेल चलित स्वचालित वाहनों की संख्या विस्फोट एवं अत्यधिक वनोन्मूलन। जो पेट्रोल डीजल वाले जो वाहन होते हैं, डीजल से सबसे ज़्यादा होता है, उनका संख्या ज़्यादा होना और अत्यधिक वनोन्मूलन, वनों की कटाई होना, ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। जो मेन कारण में आता है ये उसका दिया गया है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, कितनी है, 0.03%। किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो कौन सा देश है, वो सिंगापुर है, उसने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है, ऑर्गन है जो कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से। जो जलवायु परिवर्तन है उसका जो कन्वेंशन रखा गया था वो किस लिए रखा गया था, तो जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन कम हो, इसके लिए ये रखा गया था। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, क्योटो में। क्योटो आपका जापान में मिलेगा। काहटा जोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है,
जैव सुरक्षा समझौते से कार्टागोना का संबंध है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। ये कहाँ पे प्रकाशित हुई थी? 2008 में। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत किस राज्य में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कौन से राज्य में शुरू की गई थी? ये झारखंड में शुरू की गई थी, राष्ट्रीय हरित मिशन। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति 8 मिशनों में आपके शामिल नहीं है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया था? तो कौन सा सहयोग है ये? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से, जो झारखंड ने सतत अभी जो ऊपर दिया गया था ना राष्ट्रीय हरित मिशन, ये किसके सहयोग से किया था? तो ये किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कौन सी गैस होती है वो? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कौन सा देश है? चीन है। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो कार्बन नेगेटिव किसको माना जाता है? भूटान को। कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वो हो गया आपका सौर किरणित या फिर सौर विकिरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण है? तो किसने दिया था? मिलुटिन। ये एक कारण है। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। निम्न गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में, देखो थोड़ा सा ये हिंदी में मिस्टेक हो गया है लिखने में, इसको आप सही कर लेना। निम्न गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है? कौन मतलब ज़्यादा योगदान नहीं देता है ग्लोबल वार्मिंग में? तापन का मतलब वही है। तो वो हो गई सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सार्वत्रिक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कौन सी गैस हो गई? मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई एंड जलवाष्प हो गई। इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। जलवायु परिवर्तन का कारण कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसें हो गई, ओजोन परत का। अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी, ओजोन परत का क्षरण होगा तथा प्रदूषण भी बढ़ेगा। निम्न में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं? तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापन का कारण है क्या कारण है भूमंडलीय तापन का? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो भूमंडलीय तापन आपका होगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी होती है मानव की? कृषि ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। चाहे बारिश आए या जलवायु में कैसा भी परिवर्तन हो, कम हो ज़्यादा हो, इससे प्रभाव पड़ता है कृषि पर। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पचास से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? ये 21 मार्च 1994 को आपका प्रभावी हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना क्या थी? किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ग्रीन इफेक्ट करती है? तो जल वाष्प है, वो सबसे ज़्यादा ग्रीन इफेक्ट करती है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? ये क्योटो प्रोटोकॉल से। सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा ये?
आर्कटिक में एंड ग्रीनलैंड हिमचादर में ये सबसे पहले प्रभावित होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी यहाँ की। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, हाइड्रोजन भी नहीं आती है, अभी देखा था ऊपर। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया था? आणविक ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। कौन हरित गृह गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, यानी कि जो वायुमंडल है आपका उसमें ग्रीन हाउस गैस का बढ़ जाना, और इससे क्या होता है वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, तो इससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ये इसमें कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये देखिए आंसर आपको इनका सेम मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि एक ही आंसर कई बार करा दिया है, ये ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इसमें ये लाइन है ना, ये घूमी हुई होती है, तो इसीलिए हमने कई तरीके से लाइन को चेंज किया है। उनका आंसर सेम ही है कि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन लाइन को हमने बार बार चेंज किया है। उनका आंसर जिनका सेम होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने उनको जहाँ से हो सकता है वहाँ से घुमाया है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन का कारण होता है, क्या कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह है कौन सी गैस है? वो मीथेन है, ठीक है। भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, यानी कि जो हिमनदी होती है, बर्फ़ की जो नदी होती है वो पिघलने लगती है। समय से पूर्व आम और बोर होने लगता है, आम में बोर आने लगता है। जो आम का जो बोड़ होता है ना, मतलब छोटे छोटे से जो आम आते हैं, जो शुरुआत होती है आम की, वो समय से पहले आने लगता है तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, यानी कि स्वास्थ्य पर तो कुप्रभाव पड़ेगा, यानी कि हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी गैस नहीं है? नाइट्रोजन भी हरित गृह गैस नहीं है आपकी। अच्छा ये बताइए, आप में से सीटेट की तैयारी कौन कौन कर रहा है वो भी बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट की क्लास ली जाए तो हम शुरू कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या वह प्रक्रिया क्या है? इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड जो किरण आती हैं, नीचे आती हैं जो सूर्य से, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, वापस जो जाती हैं नहीं जाने देते, तो उसको इंफ्रारेड जो विकिरण आती हैं सूर्य से आने वाली किरणें जमीन पृथ्वी पर आती हैं, जब वो वापस कर जाती हैं तो उनको वायुमंडल द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे बादलों इनमें धूल कण जो होते हैं, तो इससे क्या होता है वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। इसी से यही क्रिया आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म होना, यही बोला है इसमें। ये सन हो गया आपका, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई, यहाँ से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, अब ये सूर्य की किरणें जब वापस जाती हैं तो ये यहाँ वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो जिससे क्या होता है पृथ्वी का तापमान गर्म बना रहता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। जैव विविधता के बारे में आ गया अब बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता होती क्या है? यह एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु होते हैं। जो एक क्षेत्र होता है, कोई एक क्षेत्र हो गया, यहाँ पर प्लांट्स भी मिल जाएंगे आपको, एंड ये पादप जंतु भी मिल जाएंगे, एनिमल्स भी मिल जाएंगे। एक ही क्षेत्र में कई प्रकार के एनिमल एंड प्लांट्स मिल जाएंगे, उसी को आप जैव विविधता बोलेंगे, ठीक है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे ये? 31 अगस्त 2022 को ये हस्ताक्षर किए थे। किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था आपका वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता शब्द दिया था, किसने दिया था? ये विल्सन ने। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। एंड शब्द दिया किसने था जैव विविधता? ये विल्सन ने दिया था। विश्व में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, कितने हैं? 36 हैं। और भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? वो 4 हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की संख्या 4 है। तो ये 4 स्थल कौन कौन से हो गए? पूर्वी हिमालय हो गया आपका, इंडो बर्मा, सोंडालैंड हो गया, एंड पश्चिमी हिमालय हो गया। ये 4 आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता संरक्षण के लिए देश का पहला जीन बैंक कहाँ पे बना है? ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला नाइट सफारी एवं जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे है? लखनऊ में। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया था। कहाँ घोषित किया गया था ये? अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम में। ठीक है। OECM का दर्जा ये कौन देता है, कैसे देता है इसको? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति द्वारा संरक्षण संघ द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है, यानी कि जो जिनको देखरेख में नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है, इनको OECM का दर्जा दिया जाता है। इकोलेक्स क्या है? जैव विविधता संबंधी कानूनों और नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा है। ये क्या है? जैव विविधता संबंधी जो कानून है, कौन से उनके रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनके लिए नीतियों पर जो कैसी है, एक वेब आधारित सूचना है, यानी कि नेट से संबंधित है। जैव विविधता से तात्पर्य है, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवर और मनुष्यों सहित हर जीवित चीज को संदर्भित करती है। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो उसमें ये कह रहा है कि जैव विविधता का तात्पर्य होता है कि ये कोई क्षेत्र है, इसमें सभी पौधे आ जाएंगे, जो भी पौधे वहाँ पे हैं, वहाँ के बैक्टीरियाज आ गए, वहाँ के जानवर आ गए, ठीक है, और वहाँ पे जो रहने वाले मनुष्य हैं वो आ गए। इन सब जो मिलकर एक वातावरण बनता है, इनका ये एक तंत्र क्षेत्र बनता है, उसी को बोला जाता है जैव विविधता। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें। इससे आगे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस पर नंबर करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। एंड PDF के लिए आप ऐप डाउनलोड करें GS बाई दिवाकर। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर लेके। 13 लेक्चर आपका कल आएगा।